अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अशरफ भट्ट और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज मेरा टॉपिक एआईपी के ऊपर है, अवामी इत्तेहाद पार्टी। और अगर हम एक माइन्यूट सा और ब्रीफ सा ओवरव्यू दें इस पार्टी के बारे में, इंट्रोडक्शन दें पार्टी के बारे में, तो इस पार्टी को बरसरे वजूद लाने में इंजीनियर रशीद का कलीदी किरदार है। वही इस पार्टी के फाउंडर भी है। पार्टी एक फ़र्द वाहिद के इर्द गिर्द घूमती है, वो है इंजीनियर रशीद। जो उनका एक पब्लिक इंट्रोडक्शन है, पब्लिक में उनकी एक अपनी एक फेथ है, एक पॉलिटिकल उनकी एक हिस्ट्री है, उसके इर्द गिर्द ये पार्टी घूमती है। लिहाजा मैं एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर तरीके से एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। पहले मैं पार्टी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पार्टी की जो फर्स्ट स्ट्रेंथ मुझे लगी एज एन एनालिस्ट, पार्टी के हवाले से पब्लिक में एक इमोशनल बॉन्ड नज़र आता है, जो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के हवाले से तो नहीं है बल्कि पार्टी की लीडरशिप के हवाले से हैं, जो इंजीनियर रशीद के हवाले से हैं। बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ़ भी नहीं हैं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी कौन सी पार्टी है, ये क्या पार्टी है। अलबत्ता लार्जर देन लाइफ जो एक ऑरा है इंजीनियर रशीद का, उसका एक अपना ही एक डायमेंशन है लोगों के सामने, उसका एक अपना ही इंट्रोडक्शन है लोगों के सामने है। तो उस हवाले से पार्टी को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं जितना पार्टी के लीडर को, जितना पार्टी के जो स्प्रीमो है इंजीनियर रशीद को जानते हैं। उस हवाले से मैं समझ सकता हूं कि पार्टी के पास ये स्ट्रेंथ है, पब्लिक सेंटिमेंट को मूव कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ मौजूद है। दूसरी जो स्ट्रेंथ मुझे अपने एनालिसिस में महसूस होता है, वो ये है, पॉलिटिकली अगर हम सोचें, इसके ऊपर डायनास्टिक इम्पोजिशन का असर नहीं है। पार्टी किसी डायनास्टिक सर्कल के अंदर घूम नहीं रही है। पार्टी इस वक्त अभी तो पार्टी को बहुत सारे मराहिल अबूर करने हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, पार्टी डायनास्टिक इम्प्रेशन लोगों के अंदर होता है, वो नहीं है। जो तीसरी स्ट्रेंथ है वो ये है कि पार्टी के पास पोटेंशियल है कि वो यूथ को एंगेज कर सकती है, कि यूथ को अपने करीब पा सकती है, वो यूथ को अपने करीब कर सकती है और वो यूथ को एंगेज कर सकती है बहुत सारे तरीक़ों से। जो फोर्थ स्ट्रेंथ है वो ये है कि पार्टी में इस वक्त कोई करप्ट प्रैक्टिसेस मौजूद नहीं है। एंड फिफ्थ स्ट्रेंथ कि पार्टी के पास पोटेंशियल है कि वो एक मिडिल क्लास इम्प्रेशन रखे लोगों के अंदर है। भी इस वक्त भी देखा जा सकता है कि पार्टी के बारे में एक मिडिल क्लास इम्प्रेशन मौजूद है। अपने एनालिसिस के दौरान जो मैंने पाया कि जो वीकनेसेस मौजूद है पार्टी के बारे में, जो फर्स्ट वीकनेस पार्टी के बारे में ये है कि पार्टी एक वन मैन शो के इर्द गिर्द घूम रही है। इंजीनियर रशीद है तो पार्टी है, इंजीनियर रशीद नहीं है तो पार्टी नहीं है। ये बड़ा ही नुकसानदेह है पार्टी के हवाले से। खुदा न खास्ता कल इंजीनियर रशीद ना रहे या उनकी सेहत ऐसी ना रहे कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें, तो पार्टी बिल्कुल मौजूद नहीं रहेगी। जो सेकंड वीकनेस है कि जो कम्प्लीमेंट करती है फर्स्ट वीकनेस को, कि पार्टी के पास कोई विजिबल फर्स्ट एंड सेकंड टियर लीडरशिप है ही नहीं। ना उनके पास फर्स्ट लीडरशिप है, ना उनके पास सेकंड टियर लीडरशिप है, जो पार्टी को स्ट्रेंथ कर सकती है। जो पार्टी के अंदर जो वन मैन शो का एक इम्प्रेशन मौजूद है लोगों के साथ, बरहक एक इम्प्रेशन है, ये हकीकत है कि पार्टी के पास लीडरशिप का फुकदान है। ना तो उनके पास फर्स्ट टियर लीडरशिप है, ना तो उनके पास सेकंड टियर लीडरशिप है। अगर होती पार्टी के अंदर तो यकीनन लोगों को वो इंगेज कर लेते हैं, पार्टी की लीडरशिप लोगों को इंगेज कर लेती, का अपना एक स्ट्रक्चर अपने तौर तरीके से बन जाता है लोगों के सामने। तीसरी वीकनेस, डिस्पाइट पार्टी के पास ये पोटेंशियल भी मौजूद है कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकती है अपने तंजीम को, अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाई है पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, नज़रियाती इख्तलाफात और पॉलिटिकल इख्तलाफात के बावजूद अगर आप देख सकते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में बीजेपी ने अपनी पार्टी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल दी है पार्टी को। फर्स्ट ईयर लीडरशिप को बनाया जाता है, सेकंड ईयर लीडरशिप को भी तैयार किया जाता है, थर्ड ईयर लीडरशिप को भी तैयार किया जाता है, इवन कि फोर्थ ईयर लीडरशिप को भी बनाया जाता है और उसको ट्रेन किया जाता है, जो कि कल एक नज़रियाती वोट बन जाता है, जो कि कल एक नज़रिए को रिप्रेजेंट करता है। पार्टी के पास एक इस तरह की पोटेंशियल मौजूद है एआईपी के पास कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज करें पार्टी को। पार्टी में
اس طرح کا میکانزم رکھیں کہ لیڈرشپ کو نظریاتی لیڈرشپ میں تبدیل کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کشمیر میں کیا حالت ہے. ایک پارٹی کسی جگہ پہ کمپین کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے آج پی سی کے یا نیشنل کانفرنس کے اتنے بندے توڑ دیے. پی ڈی پی کہتی ہے کہ نیشنل کانفرنس کے اتنے بندے توڑ دیے، اپنے ساتھ ملا دیے. وہ کوئی نظریاتی ووٹرز نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی نظریاتی لیڈرز نہیں ہوتے ہیں. پھر پارٹی کے اندر وہ اپرچونسٹس ہوتے ہیں. ان کو آپ کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے کل یہ کام کریں گے، کل ہم آپ کو یہ ٹھیکہ دیں گے. یہ پھر اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہیں ایز این لیڈر، جو کہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی لوگ پھر مختلف الخیال پارٹیز کے اندر جاتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ڈسپائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے بیچ میں کتنی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہے. کل پی ڈی پی کا کوئی شخص اگر نیشنل کانفرنس میں آئے گا، وہ کہے گا کہ میں نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور سیم اگر وہ جائے گا پھر پی ڈی پی کے اندر، وہ کہے گا کہ میں پی ڈی پی کی آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ایسے ہی اگر وہ اپنی پارٹی میں جائے گا یا سجاد صاحب کی پارٹی میں کے اندر جائیں گے، تو وہ وہاں پہ کہیں گے کہ ہم اس نظریے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اس سوچ کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک شخص کے اندر اتنے سارے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کیسے موجود ہو سکتے ہیں. کیسے وہ ایک شخص ایک سال میں تین چار دفعہ اپنے آپ کو کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے. خیر، جو فورتھ ویکنس پارٹی کے اندر ہے وہ تنظیم سازی کا نہ ہونا. آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے پارٹی کے اندر. اب دیکھ سکتے ہیں تنظیم سازی اگر پارٹی کے اندر نہ ہو، پارٹی بکھر جاتی ہے. پارٹی کے پاس نہ کوئی ایسا میکانزم ہے کہ فار ایگزامپل ان کے پاس نہ جوائنٹ سیکرٹری ہے، نہ جنرل سیکرٹری ہے، نہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ ان کے پاس لیڈرشپ ہوگی موجود. وہ تو موجود ہے ہی نہیں ہے. اگر ہوگی بھی لوگوں کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے تو موجود ہی نہیں ہے پارٹی کی تنظیم سازی. تنظیم سازی ایک پارٹی میں ہونا ایسی ہے جیسے آپ کے باڈی میں آرگنز کا ہونا ہے. ہر ایک آرگن کا اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اپنی ایک فنکشنالٹی ہوتی ہے. اگر آپ ایک آرگن کو ڈس فنکشنل کریں گے تو ساری باڈی میں اس طرح کی پین موجود ہو جاتی ہے. اور جس تنظیم میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہ ہو، تنظیم سازی نہ ہو، وہ پارٹی کیسے چلے گی آگے. ففتھ ویکنس یہی ہے کہ کوئی بھی انگیجمنٹ نہیں ہوتی ہے پبلک کے ساتھ. اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں یا اوپینین میکرز کے ساتھ، نہ ہی کسی انٹلیکچوئل طبقے کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہے پارٹی کا. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے پارٹی کو کہ وہ پبلک اوپینین میکرز کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں یا انٹلیکچوئل طبقے کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں، تاکہ پارٹی کی ایک نیریٹو شیپ ہو جائے، پارٹی کی ایک نیریٹو بلڈنگ میں بڑی آسانی ہو. جو لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس لسٹ کے اندر، جو ویکنس ہے پارٹی کے اندر، وہ سب سے پیوٹل ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ ہے سوشل میڈیا سیٹ اپ کا نہ ہونا. پارٹی کے اندر سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسٹرکچر ہی نہیں موجود. آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے پہلے کچھ مہینے پہلے ہم نے جب یہ خبر سنی کہ انجینئر رشید کو ریلیز کیا جا رہا ہے، تو پبلک آن دیئر اون، لوگوں نے اپنے ہی آپ پوسٹس کیے ان کے حق میں، پارٹی کے حق میں پوسٹس کیے، یا پارٹی کے حق میں تو نہیں، انجینئر رشید کے حق میں پوسٹس کیے یا انجینئر رشید کے بارے میں پوسٹس کیے. لوگوں نے ان کے تعریفیں بیان کی اپنے پوسٹس کے اندر، چاہے وہ ٹویٹر سپیس پہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے فیس بک سپیس میں ہو، چاہے وہ یوٹیوب کی سپیس پہ ہو. ہر ایک جگہ پہ لوگوں نے اپنے آپ ہی ایک پاپولر سپورٹ شو کیا. پارٹی کے لحاظ سے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، ایک ڈائریکشن لیس کیمپین تھی اس وقت. پارٹی کے اندر یہ یقیناً امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پارٹی کے اندر اس طرح کا سوشل میڈیا اسٹرکچر موجود ہو جس میں آپ لوگوں کو ہائر کریں یا آپ لوگوں کو تنظیم کے اندر لے آئیں، ان کو ذمہ داریاں دیں کہ آپ ہمارا سوشل میڈیا، جو ایکسپرٹس ہوں گے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، جرنلزم کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، سوشل میڈیا کی طرف سے ان کا ایک ایکسپرٹیز موجود ہے، یا ان کے ماس کمیونیکیشن سکلز بھی موجود ہیں، ڈگریاں حاصل کی ہیں. ان سے فائدہ لے سکتی ہے پارٹی. ان کو ایز این ہیڈ کرائیں پارٹی کے جو ایک سوشل میڈیا ونگ کو، اور پارٹی کا پاپولر نیریٹو بلڈ اپ کرنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے
पार्टी के स्ट्रेंथ्स के बारे में पहले बयान किया, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है पार्टी के पास और वीकनेसेस क्या है। एंड नाउ जो लास्ट इस कंक्लूजन इस वीडियो का मैं करना चाहूँगा, वो पार्टी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो क्या कर सकती है पार्टी को रिवाइव करने के लिए और पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फर्स्ट फॉरमोस्ट वो तंजीम साजी है। तंजीम साजी करेंगे आप, पार्टी का कोई फ्यूचर मौजूद है। लोगों को आप इंगेज करेंगे, लोगों को आप पार्टी में लाएंगे, अच्छी लीडरशिप फराहम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तंजीम साजी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद रखेंगे, तो पार्टी फंक्शन कर सकती है। पार्टी अपने अंदर एक सेल्फ रिलायंट बन सकती है। पार्टी को किसी और पार्टी से या किसी और तंजीम से लीडरशिप पावरों नहीं करने पड़ेंगे। तंजीम साजी मौजूद है पार्टी के अंदर, तो हर एक सेक्शन पार्टी का खुद ब खुद डिसिप्लिनड मैनर में सामने आएगा। दूसरी बात जो सजेशन है मेरी, वो है यूथ एंगेजमेंट। यूथ एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टी के बारे में। पार्टी यूथ एंगेजमेंट के हवाले से काम करे, यूथ को एंगेज करे। एक पॉइंट में मुझे याद आया है ज़िमनन इसी हवाले से, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मैं कह रहा था। जो मैंने वीकनेसेस के बारे में भी बात की कि पार्टी के पास ना फर्स्ट ईयर लीडरशिप है ना सेकंड ईयर लीडरशिप है। पार्टी एक वन मैन शो की तरह काम कर रही है। पर मुझे नहीं पता है कि इंजन रशीद साहब का क्या नज़रिया है इस वक्त की, वो क्या समझते हैं कि पार्टी को एक वन मैन शो की तरह रखें या पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की तरह चलाएं, वो मुझे पता नहीं है। बहरहाल अलबत्ता इस बात की हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है कि पार्टी अगर वन मैन शो बन चुकी है तो पार्टी उससे बाहर नहीं आ रही है, पार्टी के लिए कोई फ्यूचर मौजूद नहीं है। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जब शाह फैसल ने JKPM जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को बरसरे वजूद में लाया, तो उस वक़्त आप देख सकते हैं कि पार्टी उस वक़्त भी एक वन मैन शो की तरह काम कर रही थी कुछ महीनों के लिए। आप अगर देख लीजिए, जब तक ना वो अरेस्ट हुए, पार्टी एक वन मैन शो की तरह काम कर रही थी। एंड देन उसके बाद जो ही शाह फैसल ने रिज़ाइन किया पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, पार्टी बिल्कुल इस वक्त मौजूद ही नहीं है। नाम तो मौजूद है, लोग कभी कभार देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, पार्टी का नाम ही मौजूद नहीं है। इस वक्त लोगों को पता ही नहीं कि कोई पार्टी भी थी या नहीं। ये हाल हो जाता है फिर उस पार्टी का जिस पार्टी के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ना हो या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना मौजूद हो। फोर्थ, वही मैं कहता हूँ कि पार्टी को ओपिनियन मेकर्स को इंगेज करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल तबके को इंगेज करना चाहिए, एक पब्लिक पॉलिसी मरतब करें, पार्टी के अंदर मरतब करें रियलिस्टिक आइडियाज़ के ऊपर, जिसको मैं समझता हूँ। वही मैंने इससे पहले भी कहा कि एक पिवटल स्टेप है पार्टी के लिए, अगर वो ये इस पे काम करेंगे, वो है सोशल मीडिया स्ट्रक्चर को मरतब करना, सोशल मीडिया को सेटअप करना, सोशल मीडिया टीम्स को सेटअप करना। अगर वो ये कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा काम अपनी पार्टी के नैरेटिव बिल्डिंग में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपको इस तरह की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी कि लोगों को एक हजूम में इकट्ठा करना पड़ेगा। आप इंगेज कर सकते हैं ऑनलाइन, आप इंगेज कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन सेमिनार्स, आप इंगेज कर सकते हैं लोगों को थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उन तक बात पहुंचा सकते हैं, अपना एक नैरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपके पास सोशल मीडिया इस दौर में नहीं हो, जिस वक्त आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है, हर एक पार्टी के पास इस वक्त सोशल मीडिया विंग्स मौजूद है, और आप ये ना समझें कि कुछ अनप्रोफेशनल्स उस विंग को चलाते हैं। बड़े ही माने खेज तरीके से लोगों को ले आया जाता है, प्रोफेशनल्स को ले आया जाता है जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ है मौजूद है, और वो फिर पार्टी के सोशल मीडिया विंग को, पार्टी के नैरेटिव को लोगों के सामने पहुंचा देते हैं। और यही थी मेरी सजेशंस। आई होप आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और सजेशन भी देंगे कमेंट्स के अंदर, और सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को।